Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Respected viewers, election officer 17 ग्रेड की जॉब का टेस्ट जो कि पोस्टपोन हुआ है उसकी प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। और उसमें जो 30 मार्क्स का इलेक्शन एक्ट और 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आना है उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। इस सिलसिले में हमने 300 टॉप और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को स्टडी करना है। इंशाल्लाह अगर आप इसको कवर करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये वाला पोर्शन जो है काफ़ी बेहतर हो जाएगा। ऑलरेडी 2 पार्ट्स मैंने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, आप जाके चैनल को विजिट करें, वहाँ प्लेलिस्ट होगी इलेक्शन ऑफिसर के नाम से, उसमें आपको 2 वीडियोस मिल जाएंगी। ये थर्ड पार्ट है, इसमें हम 40 एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। इस किस्म का कंटेंट प्रोड्यूस करने के लिए एफर्ट भी लगती है, मेहनत भी लगती है, टाइम भी लगता है। तो लिहाजा ये ज़रूरी है कि अगर आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल सब्सक्राइब कर देंगे या वीडियो आगे शेयर कर देंगे तो उसमें मुझे बड़ी खुशी होगी कि काम की जो है वो उसको पजीराई भी मिल रही है। अदरवाइज नहीं भी करेंगे तो जाहिर है मैंने तो कंटेंट प्रोड्यूस करना ही है, लेकिन जब जो देखने वाले होते हैं, जो व्यूवर्स होते हैं, वो इंटरेस्ट शो करते हैं तो वो काम करने में ज़्यादा इंसान का जो दिमाग है वो मोटिवेट होता है उस तरफ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय मजलिस शूरा। तो ये जो इलेक्शन एक्ट है इसके अंदर एक वर्ड यूज हो रहा है मजलिस शूरा का। तो मजलिस शूरा से यहाँ क्या मुराद है? मजलिस शूरा से मुराद है पाकिस्तान की पार्लियामेंट। पाकिस्तान की पार्लियामेंट का असल नाम मजलिस शूरा ही है। जब हम पीपीएससी या एफपीएससी की तैयारी करते हैं तो वहां पर एक टॉपिक आता है जिसमें हम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की पार्लियामेंट्स को डिस्कस करते हैं। तो ये एक बात याद रखें कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो मजलिस शूरा कहलाती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर टेक्स ओथ बाय। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती होती है, इससे मुतल्लिक हम प्रीवियस 2 वीडियोस में भी काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, जैसा कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, टिनोर कितना होता है, मेंबर्स कितने हैं, उनका टिनोर कितना होता है, पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन से थे। तो आज ये क्वेश्चन है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनका ओथ कौन लेता है, उनके ओहदे का हल्फ कौन उठाता है। तो जो उनसे चीफ जस्टिस ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो होते हैं वो हल्फ लेते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से। एज ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर मस्ट नॉट बी मोर देन। तो इस एक्ट के मुताबिक जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी जो उम्र है, उनकी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए? तो वो 68 ईयर्स उसकी लिमिट रखी गई है। 68 ईयर से नीचे ही एज होनी चाहिए। तो 68 साल से कम उम्र कोई भी जो इसको गवर्नमेंट मुनासिब समझती है तो उसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुंतखब किया जा सकता है। अंडर विच आर्टिकल इलेक्शन कमीशन फाइनलाइजेज अपॉइंटमेंट ऑफ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। अब बाज औक़ात ऐसा होता है कि जब वफाकी असम्बली तोड़ दी जाती है तो फिर जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और अपोजिशन लीडर होते हैं उन्होंने मिल के केयर टेकर सेटअप को फाइनलाइज करना होता है। लेकिन अगर उन नामों के ऊपर इत्तेफाक ना हो जो कि गवर्नमेंट की तरफ से और अपोजिशन की तरफ से दिए गए हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फाइनलाइज करता है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को। इसी तरीके से सूबों में भी ये होता है, जैसा कि आपने देखा था कि जब परवेज इलाही की गवर्नमेंट ने असम्बली तोड़ी थी तो यहाँ पंजाब में गवर्नमेंट के नाम के ऊपर और अपोजिशन के नाम के ऊपर इत्तेफाक नहीं हुआ तो गेम फिर चली गई इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में। तो वहां फिर इलेक्शन कमीशन ने जो मौजूदा केयर टेकर हमारे चीफ मिनिस्टर है पंजाब के, इन्हें सिलेक्ट किया था। तो ये किस सेक्शन के अंडर होता है? तो ये एक्ट का सेक्शन 244 है, सेक्शन 244 इसको डील करता है। ACP should prepare a gender disaggregated statement of voters showing that total number of voters cast by men and women voters at the polling station. इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या काम करता है? वो एक लिस्ट मुरतब करता है जिसमें मेल वोटर्स और फीमेल वोटर जो कि एक पोलिंग स्टेशन पर आते हैं और अपना वोट कास्ट करते हैं, उनका पूरा डाटा उसमें दिखाया जाता है। ये जो काम है ये सेक्शन नंबर 91 के तहत किया जाता है। याद रखें, कॉन्स्टिट्यूशन या इलेक्शन कमीशन के जो एक्ट है इसमें वो तमाम सेक्शंस जिसमें वुमेन की रिप्रेजेंटेशन है या जिसके अंदर वुमेन की पार्टिसिपेशन को डिस्कस किया जाता है उनको आपने ज्यादा संजीदगी से, ज्यादा तवज्जो से तैयार करना है। In case of equality of votes between two candidates, both will be declared returned candidates and each shall become member of for half of the term of assembly. The candidate who will be member for the first half of the term will be determined by draw of lots. In case of equality of votes between 3 or more candidates, there shall be re-election in the constituency. तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक सेक्शन है कि अगर
एक हलके में मुकाबला हुआ दो लोगों का, एक उम्मीदवार ए था, एक उम्मीदवार बी था। दोनों जो उम्मीदवार हैं उन्हें एग्जैक्ट सेम वोट मिले, 10 वोट इसे मिले, 10 वोट मिले, तो दोनों ही विनर डिक्लेयर होंगे। और दोनों 5 साल की असेंबली है, तो ये भी 2.5 साल के लिए असेंबली में जाएंगे, ये भी 2.5 साल के लिए असेंबली में जाएंगे। और इन दोनों में से कौन पहले जाएगा, इस चीज को ड्रॉ ऑफ लॉर्ड्स के तहत डिसाइड किया जाता है। लेकिन अगर 3 या इससे ज्यादा कैंडिडेट्स के दरमियान वोट्स की इक्वालिटी आ जाए, तो इसको कौन सा सेक्शन पे डील करता है? इसके लिए सेक्शन रखा गया है सेक्शन 97। A person with any physical disability who is unable to travel and holds a national identity card with a logo for physical disability issued by the National Database and Registration Authority may be able to cast their votes now by postal ballot। ये बहुत ही एक अच्छी सहूलत दी गई है नादरा की तरफ से और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उन लोगों को जो कि स्पेशल पर्सन होते हैं और किसी भी वजह से वो ट्रैवल नहीं कर पाते, तो फिर वो अपने पोस्टल बैलेट की मदद से भी वोट कास्ट कर सकते हैं। इसके लिए इलेक्शन कमीशन का कौन सा सेक्शन डील करता है? सेक्शन 93 इसको डील करता है। ECB is bound to publish the result on its website within dash for the day of polls। जब इंतखाबात हो जाते हैं तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाउंड है कि वो जो रिजल्ट है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर जारी करेगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 14 दिन के लिए बाउंड होता है। RO, returning officer, is bound to send the final result after the consolidation process to the commission within। अब एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, नहीं पोलिंग स्टेशन पे नहीं, ओवरऑल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिटर्निंग ऑफिसर होता है, ये बाउंड किया गया इसको इस सेक्शन के तहत कि वो कमीशन को रिजल्ट भेजेगा तमाम रिजल्ट्स को एनालाइज करने के बाद फाइनल करके विद इन 24 आवर, 24 घंटों के अंदर अंदर। तो पहले जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं ये लेके आएंगे आरओ के बाद, आरओ पूरे हलके के प्रिजाइडिंग ऑफिसर से कलेक्ट करेगा और फिर इसको आरटीएस की मदद से या किसी और सिस्टम की मदद से ये रिजल्ट्स विद इन 24 आवर्स इलेक्शन कमीशन को भेजेगा। ओवरसीज पाकिस्तानी मीन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान अंडर पाकिस्तान सिटीजनशिप एक्ट। जो गैर मुल्की पाकिस्तानी हैं और जो पाकिस्तान बेसिकली पले बड़े यही होते हैं लेकिन वहां जाके सेटल्ड होते हैं, उनके लिए एक पाकिस्तान सिटीजनशिप का एक्ट है। वो कौन सा एक्ट है? उस एक्ट को कहते हैं एक्ट 2 1951, 1951 का उसकी क्लॉज 2। तो ये पाकिस्तान सिटीजनशिप एक्ट है। मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर एट द पोलिंग स्टेशन कम्स अंडर द ड्यूटी ऑफ। एक पोलिंग स्टेशन है बेसिकली वो गवर्नमेंट स्कूल या कोई भी गवर्नमेंट की बिल्डिंग होती है, वहां पे जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है या ओवरऑल जो डिसिप्लिन वहां पे क्रिएट करना होता है, ये किसकी जिम्मेदारी होती है? तो ये इस सेक्शन के तहत जिम्मेदारी दी गई है प्रिजाइडिंग ऑफिसर को। जो वहां पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा बेसिकली वो 16 या 17 ग्रेड का कोई भी गस्टेड ऑफिसर होता है। तो वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो वहां पे ऑर्डर लेके आए। A deposit may become non-refundable if a candidate obtain votes less than dash of total votes cast in constituency। अक्सर आपने सुना होगा कि वो जब जलसों की तकारीर हो रही होती हैं तो एक पार्टी कहती है कि हम इतनी मार्जिन से जीतेंगे कि हमारे उम्मीदवारान की जमानतें जब्त हो जाएंगी। और दरअसल वो ये होता है कि अगर एक हल्के में इंतखाबात हुए और वहां पे एक उम्मीदवार बहुत ही थोड़े वोट लेता है, तो बहुत थोड़े वोट लेने की वजह से एक तो जो उसने डिपॉजिट की होती है, जो उसे सीट के लिए जो उसे पैसे जमा करवाने पड़ते हैं सूबाई असम्बली की सीट के लिए या कौमी असम्बली की सीट के लिए, उसमें से जो 1-4% सिर्फ उसको वापस किया जाता है, बाकी उसका जब्त हो जाता है। इलेक्शन सिंबल्स आर अलॉटेड थ्रू आरओ अंडर सेक्शन। जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है ये इलेक्शन सिंबल्स अलॉट करता है, ये किस सेक्शन के अंडर होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सेक्शन 67 के अंडर होता है। A person may be nominated in the nomination papers in same constituency by not more than dash nomination papers। एक आदमी जो है वो सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने नॉमिनेशन पेपर कितने दाखिल करवा सकता है, यानी लिमिट कितनी रखी गई है नॉमिनेशन पेपर्स की? तो नॉमिनेशन पेपर्स की 5 लिमिट रखी गई है, 5 से ज्यादा आप नॉमिनेशन पेपर्स नहीं करवा सकते। A candidate may retire from the election by informing RO not later than dash days before the polling day। एक उम्मीदवार था, उसने कहा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, कागजात भी जमा करवाए, ताहम फिर उसका इरादा बदल गया या उसने अपनी हिमायत किसी और पार्टी की तरफ झुका दी, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो आरओ को जाके इतला दे ताकि आरओ मुतलका पोलिंग स्टेशंस के ऊपर जाके पोलिंग का जो अमला है उनको वहां पे आगाह भी कर सके और उसके साथ साथ वहां पे जो लिस्टें मुरतब होनी है उनको भी बेहतर अंदाज से मैनेज किया जा सके। तो इसके लिए लिमिट रखी गई है दिनों की, ठीक है? 4 दिनों के अंदर अंदर उसने 4 दिनों से पहले पहले लाजमी तौर पर इन्फॉर्म करना है रिटर्निंग ऑफिसर को इन रिटर्न।
इलेक्शन ट्राइब्यूनल शेल कंप्राइज ऑफ डैश इन केस ऑफ लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन। जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस होते हैं जिन्हें आप बलदियाती इंतखाबात कहते हो, ऐसी सूरत में जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल होता है उसके अंदर किसकी शमूलियत जरूरी है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो जिलाई कोर्ट्स होती हैं, उनके जजेस की शमूलियत लाजमी होती है इलेक्शन ट्राइब्यूनल के अंदर, जो कि लोकल गवर्नमेंट को डील करता है। हाउ मेनी रिजर्व सीट्स फॉर वुमेन इन नेशनल असेंबली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरल नॉलेज के हवाले से भी, कि हमारी कौमी असेंबली के अंदर खवातीन की मखसूस नशिस्तों की तादाद कितनी है? ये तादाद 60 है और ये परसेंटेज के हिसाब से मिलती हैं। यानी जिस पार्टी की अक्सरियत होगी, जैसे पिछले इलेक्शन में पीटीआई की अक्सरियत थी तो ज्यादा सीटें पीटीआई को मिली, दूसरे नंबर पे पीएमएलएन थी तो कुछ सीटें वहां जाएंगी, फिर पीपी में जाएंगी, फिर जेयूआई को जाएंगी, जेआई को जाएंगी, एमक्यूएम को जाएंगी, फंक्शनल लीग को जाएंगी, वगैरह वगैरह। तो ये इस हिसाब से तय किया जाता है और ये मखसूस नशिस्तें होती हैं, यानी यहाँ पे कोई इंतखाबात नहीं होते, डायरेक्ट उनकी बस सिलेक्शन हो जाती है। बाय सेंडिंग टेक्स्ट मैसेज टू 8300 वी कैन चेक। एक सर्विस है 8300, इसके ऊपर अगर आप मैसेज करते हैं तो इसकी मदद से आप क्या चेक कर सकते हैं? वो आप दरअसल अपना वोट चेक कर सकते हैं 8300 के ऊपर मैसेज करके। नंबर ऑफ वोटर्स ऑन अ पोलिंग बोथ मस्ट नॉट एक्सीड। एक पोलिंग बोथ जो बनाया जाता है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा जो वोटर्स हैं वो कितने होने चाहिए, इससे ज्यादा तादाद नहीं होनी चाहिए। तो एक लिमिट रखी गई है कि एक पोलिंग बोथ के ऊपर 300 वोटर्स हो सकते हैं। हाउ मेनी चैप्टर्स इंक्लूडेड इन इलेक्शन एक्ट, इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर टोटल चैप्टर्स की तादाद कितनी है? टोटल चैप्टर्स इलेक्शन एक्ट के अंदर 15 हैं। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। The Chief Election Commissioner of Pakistan may resign his office by writing under his hand addressed to। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान रिजाइन करना चाहता है, मुस्ताफी होना चाहता है, तो वो इन रिटर्न अपना इस्तीफा किसको जमा करवाएगा, यानी किसको एड्रेस करेगा? वो एड्रेस करेगा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ही उसे उसके ऑर्डर जारी करता है उसकी इलेक्टेड होने के। अब अगर रिजाइन करना है तो फिर भी इस्तीफा जाएगा प्रेसिडेंट के पास। वो डिसाइड द आवर्स ऑफ पोलिंग स्टेशन, पोलिंग स्टेशन में कितना टाइम होगा, कितने वक्त तक पोलिंग होगी, ये कौन डिसाइड करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या ईसीपी डिसाइड करता है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू दी असेंबलीज ऑफ इज द टाइटल ऑफ। अब जो पीछे हमने पढ़ा था कि टोटल 15 चैप्टर्स हैं, उनमें से हर एक चैप्टर का अपना अपना टाइटल है। उनमें से जो इंपॉर्टेंट टाइटल्स हैं वो मैंने क्वेश्चंस इंक्लूड यहाँ पे कर दिए हैं कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू दी असेंबलीज, असेंबलीज के जो इलेक्शंस होते हैं, इस नाम से पूरा एक चैप्टर है। ये कौन सा चैप्टर है? इस सेक्शन का जो चैप्टर नंबर 5 है उसका टाइटल है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू दी असेंबलीज। इलेक्शन टू रिजर्व सीट्स इन असेंबली, असेंबली के अंदर जो रिजर्व सीट्स हैं उनके ऊपर जो इलेक्शंस होते हैं, ये इस सेक्शन के कौन से चैप्टर में शामिल है ये बात? तो इसके लिए चैप्टर 6 रखा गया है। रिजर्व्ड सीट्स के लिए चैप्टर नंबर 6 है, असेंबलीज के लिए 5 है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू द सेनेट, और अगर सेनेट के इंतखाबात करने हैं तो इसके लिए कौन सा चैप्टर है? इसके लिए चैप्टर नंबर 7 है। तरतीब से ये मैं आपको बता रहा हूं। इलेक्टोरल रूल्स इज द टाइटल ऑफ विच चैप्टर, जो इलेक्टोरल रूल्स हैं इनको कौन सा चैप्टर डील करता है? इनको डील करता है चैप्टर नंबर 4। अब चैप्टर रिवाइज पीछे से भी, चैप्टर 4 रूल्स को डील करता है, 5 असेंबलीज के अंदर इलेक्शंस को डील करता है, 6 रिजर्व को डील करता है, और जो 7 है वो सेनेट को डील करता है। Dash means a person appointed under this act to hear and dispose of claims and objections and applications for correction relating to the electoral rules। अगर electoral rules के अंदर किसी भी किस्म का कोई क्लेम आ गया है कि वहां पे कोई तराज लगा है, कोई करेक्शन करनी है, कोई एरर है, तो वो फिर किस सेक्शन के तहत इस आर्टिकल में उसको बंदे को अपॉइंट किया जाता है? तो जो रिवाइजिंग अथॉरिटी होती है, रिवाइजिंग अथॉरिटी लिखा गया है इस सेक्शन के अंदर, इस जो इलेक्शन एक्ट 2017 उसके अंदर रिवाइजिंग अथॉरिटी की डेफिनेशन ये है कि रिवाइजिंग अथॉरिटी वो अथॉरिटी होगी जो कि इतराजात को दूर करेगी, ऑब्जेक्शंस को दूर करेगी, करेक्शन करेगी, एरर्स को दूर करेगी। द इलेक्शन एक्ट 2017 वाज गिवन असेंट बाय प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ऑन। ये जो इलेक्शन एक्ट 2017 था, इसको पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कब इसके ऊपर अपनी रजामंदी का या मंजूरी का इजहार किया था और मंजूरी दी थी? 2 अक्टूबर 2017। ठीक है, ममनून हुसैन मरहूम तब सदर पाकिस्तान होते थे, उन्होंने इसकी असेंट की थी। चैप्टर 1 डील्स विद, चैप्टर 1 किसको डील करता है जी? चैप्टर 1 के अंदर प्रिलिमिनरी चीजों को डिस्कस किया गया है, इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस किया गया है। इलेक्शन कमीशन कैन एक्सटेंड पोलिंग आवर्स अंडर सेक्शन। अगर एक
जगह पे इलेक्शन हो रहा है और वहां पे किसी भी वजह से पोलिंग के वक्त का दौरानिया बढ़ाना पड़ गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, तो वो किस सेक्शन के तहत होगा? उसके लिए सेक्शन रखा गया है सेक्शन नंबर 70। अंडर विच सेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रीविजिट्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज आफ्टर एवरी सेंसस। हर साल जब मर्दमशुमारी होती है तो आबादी के तनासब की वजह से जो हल्का बंदियां होती हैं वो चेंज होती हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हर मर्दमशुमारी के बाद रीविजिट करता है और नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज का ऐलान करता है। ये किस सेक्शन के तहत होता है? ये सेक्शन नंबर 17 के तहत होता है। अब भी मर्दमशुमारी हुई है तो अब भी ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिविजिट किया जाएगा और उसमें जो पंजाब की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, हल्के हैं, वो कम हो जाएंगी, कौमी असम्बली के भी और शायद प्रोविंशियल असम्बलीज के भी कम हो कुछ, जबकि सिंध के भी बढ़ जाएंगे, बलूचिस्तान के भी बढ़ जाएंगे और मे भी केपी के भी बढ़ जाएं, क्योंकि पंजाब की आबादी ओवरऑल तमाम सूबों से कम है। विच सेक्शन बाउंड्स पॉलिटिकल पार्टीज टू इनकरेज वुमेन वोटर्स। अब इलेक्शन कमीशन ये चाहता है, चूंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रह रहे हैं और डेमोक्रेसी के अंदर वुमेन की पार्टिसिपेशन भी बड़ी जरूरी है, तो वुमेन की पार्टिसिपेशन के लिए उनको वोटर्स के तौर पे इनकरेज करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन कमीशन बाउंड करता है अपने एक सेक्शन के तहत। वो सेक्शन कौन सा है? तो वो सेक्शन कर रहे थे, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग टीम्स जो इलेक्शन कमीशन की होती हैं ये इलेक्शन एक्सपेंसेस को ऑब्जर्व कर सकती हैं और फिर फाइन भी आयद कर सकती हैं। ये किस सेक्शन के तहत होता है? सेक्शन 234 के तहत। रिटर्न ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस शैल बी स्क्रूटनाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जो इलेक्शन एक्सपेंसेस का रिटर्न सबमिट करवाया जाता है, ईसीपी उसको स्क्रूटनी करेगा, देखेगा कि आया दुरुस्त डाटा दिया गया है या इसके अंदर कोई मैनिपुलेशन की गई है। सेक्शन 136 इसको डील करता है। अ कैंडिडेट में फाइल एन इलेक्शन पिटीशन डायरेक्टली विद द इलेक्शन ट्राइब्यूनल। एक जो कैंडिडेट है ये बाज औकात अपनी जो पिटीशन है ये डायरेक्टली इलेक्शन ट्राइब्यूनल को भी फाइल कर सकता है। इसके लिए सेक्शन नंबर 142 डील करता है, सेक्शन 142। 5% टिकट्स मस्ट बी अवॉर्डेड टू वुमेन कैंडिडेट्स अंडर विच सेक्शन। इलेक्शन एक्ट का कौन सा ऐसा सेक्शन है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज को बाउंड करता है कि वो अपने टोटल उम्मीदवारान का 5%, टिकटों का 5% खवातीन को देंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको डील करता है सेक्शन 206। पॉलिटिकल पार्टीज इज द टाइटल ऑफ विच चैप्टर। तो वो चैप्टर्स को हम डिस्कस कर रहे थे, तो पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर नंबर 9 का टाइटल है। चैप्टर नंबर 9 में पॉलिटिकल पार्टीज को डिस्कस किया गया है। ऑफेंसेस, पेनल्टीज एंड प्रोसीजर्स आर इंक्लूडेड इन विच चैप्टर। किस चैप्टर के अंदर पेनल्टीज और प्रोसीजर्स को डिस्कस किया गया है? चैप्टर नंबर 10 में डिस्कस किया गया है। विच चैप्टर डील्स विद इलेक्शन एक्सपेंसेस एंड स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स। इलेक्शन के अखराजात और एसेट्स की जो स्टेटमेंट है इसके लिए कौन सा सेक्शन है, सॉरी चैप्टर है? तो चैप्टर नंबर जो 8 है वो इसको डील करता है। विच चैप्टर डील विद इलेक्शन डिस्प्यूट्स। इलेक्शन में डिस्प्यूट्स तो जाहिर सी बात है होते ही हैं, पाकिस्तान जैसे मुल्कों में या ये बड़े मुल्कों में भी देखने में आते रहते हैं। तो ये जो डिस्प्यूट्स हैं ये किस चैप्टर में डिस्कस किए गए? इनके लिए रखा गया है चैप्टर नंबर 11। ये हैं आज के क्वेश्चन जो कि 40 हैं, मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। 100 सवाल हमारे पूरे हो चुके हैं। इंशाल्लाह बाकी भी जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं वैसे वैसे शेयर करता चला जाऊंगा। इसको अच्छे तरीके से तैयार करें और फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी भी करेंगे और जितना हमारे पास टाइम है हम उसको यूटिलाइज करेंगे। अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज।